तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार एक नई कहानी, नया किस्सा लेके फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। आज मैं आपको सुनाऊँगा वो किस्सा जिसमें मुंबई का सबसे बड़ा एक ऐसे कारनामे को अंजाम दिया गया जिसका सुराग आज तक नहीं मिला है। कोई तकरीबन 33 ईयर्स 33 साल उसको बीत गए, लेकिन वो काम किसने किया, कैसे किया, उसका आज तक कोई पता नहीं चला। और वो कांड था मुंबई के सबसे ज़्यादा बड़े और मशहूर ज्वेलरी विक्रेता त्रिभुवन दास भीमजी जावेरी के पॉश शोरूम में लाखों रुपए की चोरी कहे उसको, या डकैती कहे, या हेरा फेरी कहे, या जालसाजी कहे, और उसको कोई ऐसा खास नाम नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इस कारनामे को अंजाम इस तरीके से दिया गया था कि वो ना तो चोरी बनती थी ना लूट बनती थी। एक बेवकूफ़ बना के कुछ लोग उस दुकानदार से, सोने के बड़े व्यापारी से, उस ज़माने में लाखों का सोने के गहने और हीरे जवाहरात लेके चपत हो गए, चले गए। किसी को पता नहीं चला कौन थे, कहाँ से आए थे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है अपने आप में। बात 1987 की है। 17 मार्च 1987, 1987। ये महीना मुझे हमेशा याद रहेगा, क्योंकि 4 मार्च को उस समय के जो बाद में बहुत हाई प्रोफाइल जॉइंट सीपी क्राइम बने, अरविंद इनामदार ने टेक ओवर किया था अपनी इस नई पोस्ट पे। 4 तारीख को टेक ओवर किया और 5 तारीख को उनको वेलकम कहा गया, खुशामदीद कहा गया एक बहुत बड़े हादसे को अंजाम दे के। वो मैं किस्सा आपको सुना चुका हूँ। बाबू रेशम का अगरीपाड़ा के पुलिस लॉकअप में बहुत सनसनीखेज मर्डर होता है 5 तारीख की, 4 और 5 तारीख की रात को। और जब अरविंद इनामदार जॉइंट कमिश्नर बनने के बाद 5 तारीख को सुबह उठते हैं तो उनको इस लॉकअप में बाबू रेशम के मरने की खबर मिलती है। उसके बाद उसी महीने में 17 तारीख को, 17 मार्च को, ये भीमजी त्रिभुवन दास जावेरी की लूट कहे या चोरी कहे, वो बहुत सनसनीखेज किस्सा होता है। उसके 13 दिन बाद 30 मार्च को महेश ढोलिया का गमाडिया नगर में पैडर रोड के पास उसका सनसनीखेज मर्डर होता है। तो एक नया पुलिस ऑफिसर आता है जिसके नाम से दहशत थी। उस ज़माने में बहुत ईमानदार और सख्त किस्म का ऑफिसर गिना जाता था। उसके आने के 25-26 दिन के अंदर अंदर ये 3 बड़े हादसे मुंबई शहर में होते हैं, जिसने पूरी पुलिस फोर्स को हिला के रख दिया। और ये जिसको मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि कुछ नाम नहीं दे सकते, चोरी थी कि डकैती थी, उसका किस्सा अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है, जो भीमजी त्रिभुवन दास जावेरी की दुकान पे हुआ। और ये दुकान इतने हाई प्रोफाइल एरिया में है कि आप वहाँ से चोरी, छोटी मोटी जेब काट के भागने में भी तकलीफ़ होती है। और उसकी ये शोरूम जो मुंबई के बड़े शोरूम में से एक था, ये ओपेरा हाउस पे स्थित था। वहाँ ये ओपेरा हाउस में बना हुआ था। बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है। उसके साथ डायमंड की एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। उसके साथ ही रॉक्सी सिनेमा है। बिल्कुल सामने ओपेरा हाउस थिएटर, जो एक हेरिटेज साइट है, वो है। और वहीं से चरनी रोड शुरू होकर रेलवे लाइन के साथ साथ चर्च गेट की तरफ जाती है। तो वो इलाका जहाँ हज़ारों की गिनती में सोना चांदी हीरो के व्यापारी छोटी मोटी गलियों पे, मोड़ पे, दुकानों में, रेस्टोरेंट में बैठ के अपना रिटेल का, डायमंड्स का, सोने का व्यापार चलते फिरते भी करते रहते थे। उनको मोबाइल शॉप बोला करते थे। तो क्योंकि वो बड़ी मार्केट थी, होलसेल, तो आसपास कहीं सस्ती जगह मिलती नहीं थी, तो बहुत सारे लोग चलते फिरते अपनी जेब में हीरे लेके लेन देन किया करते थे, खरीदना बेचना। उस एरिया में ये हादसा होता है।
और उसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड मैं आपको बता दूं कि इसकी प्लानिंग जो की गई वो कमाल की थी। एक फिल्मी स्टोरी है, शायद उस पर कोई फिल्म बनी भी है, मुझे याद नहीं आ रहा, मैं फिल्में नहीं देखता। मुझे किसी ने बताया जब मैं ये पूरी पुरानी बातें कर रहा था। हुआ कुछ ऐसे कि 17 मार्च को जो हादसा होता है उसके थोड़े दिन पहले एक अखबार में एडवर्टाइजमेंट आती है, इश्तिहार छपता है अंग्रेज़ी अखबार में कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कुछ इंटेलिजेंस ऑफिसर्स चाहिए जिनकी जो इंटरव्यू है वो ताज होटल जो मुंबई का उस समय सबसे बड़ा 5 स्टार होटल गिना जाता था। आजकल तो 7 स्टार होटल भी बन गए, लेकिन ताज का अपना नाम है, अपनी जगह है, अपना प्रेस्टीज है उसका। तो ताज में वो इंटरव्यू रखने का सदा दिया गया 16 तारीख को, 16 मार्च की डेट दी गई कि इतने बजे आपको ताज में पहुंचना है और आपकी इंटरव्यू ली जाएगी। तो बहुत से लोगों ने वो जो एडवर्टाइजमेंट थी पढ़ी, जो क्वालिफिकेशन लिखी थी, जो हाइट लिखी थी, चेस्ट का साइज़, बॉडी का साइज़, ये साइज़, वो साइज़, ब्लड ग्रुप, अर्ल जो मांगा गया था, वो देख के बहुत लोगों को ये शक नहीं हुआ कि ये कोई फेक एडवर्टाइजमेंट हो सकती है या कुछ और हो सकता है। तो उसकी लैंग्वेज भी एडवर्टाइजमेंट की ऐसी थी कि हर आदमी मानने को मजबूर हो जाता था कि ये वाकई ही एक सरकारी इंटेलिजेंस ऑफिसर की नौकरी के लिए इश्तिहार दिया गया है। तो जब सुबह लोगों का 15 तारीख 16 तारीख को जब लोगों का ताज में आना जाना शुरू हुआ तो होटल की मैनेजमेंट ने एतराज़ किया कि इतने लोग हम बाहर के लोग अलाउ नहीं कर सकते, तो आप प्लीज़ ये काम कीजिए, ये काम कहीं और कीजिए। तो जिस शख्स ने जो सारा कुछ अरेंज किया था उसकी असली आइडेंटिटी क्या थी किसी को पता नहीं आज तक, लेकिन उसने हरिडली कितना उसका दिमाग काम करता होगा, कितना उसका असर रसूख होगा, कितनी उसकी कैपेबिलिटी होगी, वो सब देखते उसने 2-4 घंटों के बीच बीच उसके नज़दीक ही एक नारीमन पॉइंट का एरिया है जहाँ पे सब बिजनेस ऑफिसेज हैं, रेजिडेंशियल एरिया तभी नहीं था, अब थोड़ा सा बिल्डिंग को कन्वर्ट किया गया रेजिडेंशियल एरिया में। तो वहाँ पे उसने एक टेबल स्पेस हायर किया। वहाँ पे कुछ ऑफिसेज ऐसे थे जहाँ पे आपको बैठने के लिए एक टेबल मिल जाता था, आप उस टेबल पर बैठ के काम कर सकते थे। मुंबई का सबसे कॉस्टली ऑफ कमर्शियल एरिया जो उस ज़माने में था वो नारीमन पॉइंट था। तो वहाँ पे इस आदमी ने एक टेबल हायर किया और उस टेबल पे बैठ के उन लोगों की जो दर्जनों में लोग आए, सैकड़ों में आए, उनकी इंटरव्यू किया पूरा दिन रात तक, लेट रात तक, और करके इसने उनमें से कोई 30 के करीब 28-30 लोगों को सेलेक्ट किया और उनको रात को ही इंस्ट्रक्शन दी गई कि आपने सुबह किस किस्म की ड्रेस पहन के किस किस्म का अपना बॉडी लैंग्वेज अख्तियार करनी है। उनको सब पूरा ब्रीफ करके सुबह उनको ताज होटल की लॉबी में बुला लिया। 29 लोगों के आप वहाँ आइए, वहाँ से कहाँ जाना है मैं आपको बताऊँगा। तो ये आपका इम्तिहान होगा, प्रैक्टिकल टेस्ट जो है आपका। जो लोग उस प्रैक्टिकल में पास होंगे उनमें से चंद लोगों को हमने फिर भारत सरकार के लिए बहुत बड़ा एक काम करना है इंटेलिजेंस का, ये सीक्रेट ऑपरेशन है, ये वो करके उनको ऐसे सब्ज़ बाग दिखाए कि हर आदमी अपने आप को अजीत डोभाल समझने लगा। तो उनको वो सपना जो दिखाया गया उसको लेके सुबह सुबह 17 तारीख को ये 30 लोग बन ठान के, टाई वाई लगा के, फुल स्लीव शर्ट्स पहन के, जो भी उसने बोला था कम्बिनेशन के कपड़े पहन के वो ताज होटल की लॉबी में आ जाते हैं। वहाँ से उनको फिर आहिस्ता से आदमी ब्रीफ करता है कि हम अब एक जहाँ भी जा रहे हैं, एक जगह पे, मैं आपको नहीं बताऊंगा कहाँ जाना है, वहाँ पे हमने एक कुछ सैंपल्स कलेक्ट करने हैं। हम वहाँ पे इनकम टैक्स ऑफिसर बन के जाएंगे और वहाँ पे रेड कंडक्ट करनी है। आपको जो मैंने कहा है आपने वैसे ही करना है। मैं इशारा करूँगा वहाँ खड़े रहो, आपने वहाँ खड़े रहना है। मैं बोलूँगा इधर पीठ करके खड़े, जो इधर मुंह करके खड़े हो तो आपने ऐसे करना है। मतलब इस तरीके से उसने माइन्यूट ब्रीफिंग किया और उन लोगों को सोचने का या कुछ रिएक्ट करने का कुछ समय ही नहीं दिया।
क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी इंटरव्यू किया, जल्दी जल्दी उनको सो कॉल्ड सिलेक्शन भी कर लिया, और वो रातों रात उनको तो बेचारे घर पे जाके लेट गए, सो गए, और दूसरे दिन सुबह उनको फिर बुला लिया। तो किसी के दिमाग में कोई शक शुबा रखने का समय ही नहीं दिया उस शख्स ने। होटल ताज से उसने उनको बोला कि बाहर एक बस खड़ी है, आप सब लोग बस में बैठेंगे और आपको वहाँ जहाँ पे हमने रेड मारने जाना है वहाँ आपको लेके जाया जाएगा, और जैसे मैंने समझाया आपको वैसे करना है। वो सब लोगों को बस में बैठा के मेरिन ड्राइव से, मेरिन लाइन से होती हुई वो गाड़ी जो है वो त्रिभुवन दास भीमजी जावेरी के शोरूम में पहुंचती हैं। कॉर्नर पे बहुत बड़ा शोरूम जो वो दूर से दिखाई देता था। जो ट्रेन वहाँ से गुजरती थी, लोकल ट्रेन ओपेरा हाउस की तरफ से चर्चगेट जाने वाली, उसमें ट्रेन में बैठे भी आप उस शोरूम को देख सकते थे, इतनी उसकी विजिबिलिटी थी। और वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर जो स्टोर था सोने चांदी हीरे के गहने के लिए और सोने के लिए। तो वहाँ पे जाके बस रुकती है, दो आदमी उस दरवाजे के बाहर जैसे इसने ब्रीफ किया होता है उनको वहाँ खड़े कर देता है, किसी को अंदर नहीं आने देना, और बाकी लोगों को लेके शोरूम के अंदर जाता है। बहुत बड़ा शोरूम था, पीछे तक लंबा था काफ़ी, और उसमें एक एक आदमी की ड्यूटी लगा दी कि तुम यहाँ खड़े रहोगे। इस स्टाफ को सबको एक जगह पे साइड में करके इकट्ठे करके बैठा दिया, और जो मालिक था उससे ये उसको एक बाकायदा अपना एक ब्रीफ केस में वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स लेके आया था कि ये डॉक्यूमेंट्स है, ये मेरे पास सर्वे के ऑर्डर हैं, और ये मेरे पास ये आपका जो वारंट है, एक सर्च वारंट, और इसके मुताबिक मैं आपके सैंपल्स इकट्ठे करूँगा डिफरेंट आइटम्स के, और वो सैंपल्स को हम प्योरिटी के लिए लैब में भेजेंगे। अगर उनमें जो ठीक निकलेंगे आपको वापस कर देंगे, जिनमें मिलावट हुई तो उनको हम कार्रवाई करेंगे आपके ऊपर भी, आपका सामान भी जब्त हो सकता है। कुछ इस किस्म का उसने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट दिखा के उस हारी मालिक को भी, जो इतने सालों से इतना बड़ा सोने हीरे जवाहरात का बिजनेस करते आ रहा है, पुश्त दर पुश्त उसके बाप दादा भी यही काम करते थे, और जितना भी सामान पड़ा था अलमारियों में, शो विंडोज़ में, जो सामने वाला टेबल उसके नीचे, ग्लास के नीचे, या उनकी जो सेफ थी, जो चेस्ट थी, उसमें से निकाल के भी बहुत सारी आइटम्स के सैंपल कलेक्ट किए गए। एक एक आइटम की जो दुकान वालों ने उनकी प्योरिटी बताई, जो एस्टिमेटेड वैल्यू बताई, वो सब नोट डाउन की गई कागज़ पे कि जी अगर हार है तो इतने हज़ार का है, इतना इसका वज़न है, इतनी इसकी प्योरिटी है। सब डॉक्यूमेंटेशन करके उसकी एक कॉपी उस आदमी को, मालिक को दे के, और बड़े आराम से वो पूरा गहना लत्ता इकट्ठा करके उनको सील किया गया। वो सील भी साथ में लेके गया था, वो जो पिघल जाती है और उसको सील लगा देते हैं, उसको भी लेके साथ में गए। मतलब पूरे का पूरा ऑफिशियल काम किया और किसी को कोई शक नहीं। और वहाँ से बड़े आराम से पूरा सोना चांदी गहने लेके बाहर निकलता है, बस में सब लोगों को बैठाता है, और रास्ते में वापस नारीमन पॉइंट की तरफ जाते हुए खुद बस में से उतर के गायब हो जाता है। और वो आदमी और वो बस वहीं पे वो परेशान कि क्या हो गया, उनको शक होना शुरू होता है। इतने में जाने के बाद जब दुकानदार को थोड़ा शक होता है, मालिक को, तो वो अपने बिजनेस के पार्टनर्स को, अपने सीनियर्स को, कुछ इनकम टैक्स वालों को फ़ोन करता है, तो उसको मालूम पड़ता है कि किसी ने कोई रेड ऑथोराइज़ नहीं किया। तो शक हो क्या हुआ, तो उसने पुलिस कंप्लेंट किया। पुलिस वाले आए तो मालूम पड़ा कि जब इंक्वायरी शुरू हुई कि वो जो शख्स था, उसकी जो हाइट थी, जो उसका चेहरा मोहरा था, उसका सब जो अपना नाम उसने मोहन सिंह बताया, MON, मोहन सिंह। इसके अलावा किसी को कोई उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। और जो 30 लोग थे उन्होंने अपनी इंटरोगेशन में बताया कि उसने एक आइडेंटिटी कार्ड हमें दिखाया था जिस पे लिखा हुआ था मोहन सिंह, डायरेक्टर इंटेलिजेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार। तो ये कार्ड एक उसने दिखाया, और वो देख के हम उसके चक्कर में फंस गए। पैसा किसी से लिया नहीं, फीस किसी से नहीं ली,
और अपना काम करके बड़े तरीके से वो उस इतनी बड़ी ज्वेलरी शॉप को बेवकूफ़ बना के लाखों का सोना लेके गुल हो गया। और ये बम्बई पुलिस के लिए बहुत चैलेंज का काम था कि पहली बार बम्बई में इस किस्म की चालाकी, ठगी और मारी गई जो एक नए किस्म की मोडस ऑपरेंडी थी। तो बहुत मीटिंग्स हुई, उसको ढूंढने की कोशिश की गई और उसका जो लोग थे पहले उनको एक्यूज बनाने की बात चल रही थी क्राइम ब्रांच की, लेकिन फिर बाद में सोचा गया कि उन बेचारों की तो गलती नहीं है, उनको तो खुद बेवकूफ़ बनाया गया। तो फिर उनको एक्यूज ना बना के उनको विटनेस बनाया गया। उस केस में वो 30 के 30 लोग विटनेस बने। अब शुरू होती है मोहन सिंह को ढूंढने की कहानी। इन लोगों के बयान से और उस सोने की दुकान के जो स्टाफ था उनसे बातचीत करने के बाद जब स्केच बनाने लगे तो वो स्केच बनाने में आपको हैरानी होगी, बहुत बड़ा रोल हमारे बहुत फिल्म इंडस्ट्री के सीनियर एक्टर हैं, अपनी एक्टिंग के लिए बहुत जाने पहचाने जाते हैं। उनका नाम है नाना पाटेकर। नाना पाटेकर जो हैं वो क्वालिफाइड आर्टिस्ट हैं, ड्राइंग वगैरह, पेंटिंग करना, वो उन्होंने कोर्स जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई से किया हुआ है 4 साल का। उनका वास्ता क्यों पड़ा इसके साथ मैं वो भी बता देता हूँ। क्राइम ब्रांच के जो सीरियस केसेस होते थे उनके लिए जो मास्टर स्केचमैन था वो पूना से बुलाया जाता था, उसका नाम था मिस्टर गदरे। फर्स्ट नेम मैं भूल गया अभी। वो जो मिस्टर गदरे थे उनका कज़न एक क्राइम ब्रांच में सब इंस्पेक्टर था तभी, गदरे साहब, बाद में एसीपी रिटायर हुए। वो दोनों भाई थे, चाचा था के बेटे थे। तो वो गदरे पुणे से आता था और गदरे नाना पाटेकर का बैचमेट था जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में। तो जब ये स्केच थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा था, क्योंकि जैसे कहावत है जितने मुंह उतनी बातें, जिस आदमी से पूछो बोले उसकी आंखें ऐसी थी, उसका नाक ऐसा था, उसके बाल ऐसे थे, उसके होंठ ऐसे थे। तो वो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन हो रही थी और वो इतने बयानात के बीच गदरे भी खुद कंफ्यूज हो गया, जो जिसने बहुत बड़े बड़े सीरीज केसेस में स्केच बना के एक्यूज को ढूंढने में, पकड़ने में मदद की। वॉज अ चैम्पियन स्केच मेकर। तो उसने रिक्वेस्ट करके नाना पाटेकर को बुलाया। तो ये गदरे और नाना पाटेकर दोनों सीनियर इंस्पेक्टर जो क्राइम ब्रांच के थे, उनका कॉर्नर पे रूम हुआ करता था क्राइम ब्रांच में ग्राउंड फ्लोर पे, वहाँ पे घंटों बैठ के अपना वो स्केच प्रिपेयर करते थे दोनों। एक एक दो दो लोगों को लेके अंदर बैठते थे और कोई सैकड़ों स्केच बने, फाड़ के फेंके गए, फिर दोबारा बने, कर करा के एक फाइनल स्केच बना। जो जब उसको डिफरेंट पुलिस एजेंसीज़ को भेजा गया, हिंदुस्तान के डिफरेंट शहरों में भेजा गया, लेकिन कहीं से कोई खबर उस मास्टर प्लानर की नहीं मिली। 2 खबरें ओवरसीज से आई। क्राइम ब्रांच को एक कोई फ़ोटो भेजी गई बहरीन से कि ये स्केच के साथ इस आदमी की फ़ोटो मिलती है। देखा गया तो काफ़ी मिलती थी और वो आदमी बहरीन में रहता है, किसी ने ये इन्फॉर्मेशन दिया। अब क्राइम ब्रांच ने सोचा कि अगर हम सरकार के थ्रू बहरीन जाने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ेंगी। तो ऐसा से चोरी छिपे डिस्क्रीटली एक इंस्पेक्टर सोनार हुआ करते थे क्राइम ब्रांच में, उनको किसी तरह बिना बताए उनको वीज़ा लगवा के एज अ सिविलियन उनको बहरीन भेजा गया। और इंडियन एम्बेसी के जो हमारे जो इंटेलिजेंस ऑफिसर होते हैं, हमारा एम्बेसी में एक आदमी होता है हमारी एजेंसीज़ का, उसकी हेल्प से उस बंदे को ढूंढा गया, उससे बातचीत की गई। तो बहरीन से भी खाली हाथ पुलिस को, इंस्पेक्टर सोनार को आना पड़ा। उसके बाद दूसरी बड़ी खबर आई श्रीलंका से कि एलटीटी का कोई ऑपरेटर है, छोटे लेवल का कोई एलटीटी इंटेलिजेंस विंग के काम करता है, उसकी शक्ल जो है स्केच से बहुत मिलती है। तो फिर एक दूसरी टीम क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स की श्रीलंका जाती है और वहाँ पे भी इंडियन एम्बेसी की मदद से उसको आदमी से बातचीत करके ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन वो भी लीड बेकार जाती है। आज उस हादसे को 33 साल हो गए हैं, लेकिन
उस शख्स का कोई सुराग मुंबई पुलिस को, इंडियन एजेंसीज़ को नहीं मिला है। यहाँ तक भी कोशिश की गई कि उसी साल, उसी महीने 12 मार्च 1987 को पंजाब के लुधियाना शहर में पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांच में 5.5 करोड़ रुपए की डकैती मारी गई थी। और उस डकैती में हरजिंदर सिंह जिंदा का नाम था और एक सुक्खा सिपाही, जनरल लाभ सिंह अलियास सुखदेव सुक्खा सिपाही, उसका नाम था। दलजीत बिट्टू जैसे लोगों का नाम था। वो भी डकैती इसी तरीके से की गई। तो उसमें 3-4 सिख जो सेपरेट थे, उनके ग्रुप्स ने मिल के वो डकैती प्लान की थी। उसमें भी थोड़े दिन पहले पंजाब नेशनल बैंक के सो कॉल्ड डकौती हेडक्वार्टर से एक लेटर हेड पे एक चिट्ठी लिखी गई कि आने वाले एक हफ्ते में हमारी एक इंस्पेक्शन टीम दिल्ली से ब्रांच की इंस्पेक्शन करने आ रही है। वो उसी तरीके से करके वो एक दिन गिने टाइम पे ये 15-16 लोग जो टेररिस्ट थे, अतवादी थे, वो बैंक की ब्रांच में जाते हैं हथियार लेके। लेकिन 2 आदमी बाहर खड़े करते हैं, 12-13 आदमी अंदर जाते हैं। तो पूरे बैंक के जो लोग थे उनको बंदूक से डरा के नोक पे उनको बिठाया जाता है। और कोई लोग इतने डरे हुए थे देख के कि किसी ने कुछ नहीं किया। पूरा चर्च खाली किया, पूरा लूटा गया, बैंक को खाली किया गया, स्ट्रॉन्ग रूम खोल के उससे पैसा निकाला गया। और उसमें बड़ी मज़ेदार बात हुई थी, उसमें कुछ एक बहुत बड़े गिनती में डॉलर पड़े थे, अमेरिकन डॉलर, और कुछ और करेंसी पड़ी थी, फॉरेन करेंसी। तो इनको उसकी समझ नहीं है। इनको लगा कि हम ये लेके जाएंगे, इनको एक्सचेंज कराने में कहीं पकड़े जाएंगे तो लंबा चौड़ा मामला होगा। तो करोड़ों रुपए के डॉलर छोड़ गए, जिनकी वैल्यू उस ज़माने में 1.5 करोड़ के करीब थी फॉरेन करेंसी की, वो नहीं लेके गए। और 20-20 नोट के जो गड्डियाँ पड़ी थी लाखों रुपए की, वो गोनियों में भर के लेके गए। बोरियाँ साथ में लेके आए थे, एक कैंटर सम का टेम्पो भी साथ में लेके आए थे लूट का। और वो बैंक को लूटा। और कुछ हुआ ऐसे कि गोली चलाने की नौबत नहीं आई। अगर कोई आदमी रेसिस्ट करता, गोली चलती तो बहुत नुकसान हो सकता था। 20-25 मिनट में बिल्कुल उसी तरह जिस तरह त्रिभुवन दास भीमजी झावेरी में वो लोग आए, अपना काम करके चले गए, उसी तरह 12 फरवरी 1987 को ये लोग 5.5 करोड़ रुपया लूट के बैंक से ले गए। और रास्ते में मिलरगंज एरिया में भीड़ भाड़ बहुत थी, इनको रुके वहाँ। तो जो 20-20 के नोट की गड्डियाँ थी वो इन्होंने बोरी से निकाल के हवा में उड़ा दी। लोग 20-20 के नोट इकट्ठे कर लगे, इनका रास्ता खाली मिला और ये भाग गए। तो मुंबई पुलिस ने वो भी तहकीकात की। क्राइम ब्रांच की एक टीम लुधियाना भेजी गई, पंजाब भेजी गई। पंजाब के इंटेलिजेंस विंग से बात की गई कि उनमें से कोई आदमी जिसकी शक्ल इस स्केच से मिलती हो, कोई इन्वॉल्व हो, तो शायद उसी आदमी ने ये काम मुंबई में किया हो। लेकिन वो जो जितने लोग थे वो बहुत हट्टे कट्टे थे, कोई क्लीन शेवन नहीं था उनमें से। जो 1-2 क्लीन शेवन भी थे, उनकी स्केच जो तस्वीरें थी वो स्केच से बहुत अलग थी। कहने का मतलब ये कि क्राइम ब्रांच मुंबई ने बहुत मेहनत की और आज तक जो बड़े 10-11 अनसॉल्व्ड केसेस जो मुंबई पुलिस के आज भी पड़े हैं, जिनमें एक माहिम का वो 2 सिस्टर्स का एक मर्डर है, वो आज तक सॉल्व नहीं हुआ, ट्विन मर्डर। इस तरह से जो अनसॉल्व्ड केसेस मुंबई पुलिस के हैं, उनमें से सबसे बड़ा केस ये भीमजी त्रिभुवन दास झावेरी का है। और उसने अपनी कंप्लेंट में कहा कि मेरा कोई 40 लाख का मार गया है। लेकिन एजेंसीज़ का और क्राइम ब्रांच का कहना है कि वो सामान डेफिनेटली 1.5-2 करोड़ के करीब था, क्योंकि दुकानदार के पास उनके डॉक्यूमेंट नहीं थे शो करने के कि मैंने ये माल कहाँ से ख़रीदा था। आपको सबको मालूम है व्यापारी कैसे करते हैं सोने के, 50-50 का हिसाब किताब होता है नॉर्मली। आधा माल असली पेपर में बेचते हैं, आधा बिना बिल के बेचते हैं। तो वो उस ज़माने के 1987 में 1 करोड़ के ज़्यादा का गहना जेवरात लूट के जाने वाला मोहन सिंह कौन था, ये आज तक एक बिग क्वेश्चन मार्क है। इसी तरह के और किस्से कहानियाँ लेके आने वाले दिनों में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।